मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसबलियाँ। बच्चों, लक्ष्यहीन व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंतर्गत क्या चीज़ पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पहले सामने रखिए और उस पर निरंतर प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए उस चीज़ को आगे प्राप्त करने के लिए। और जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप जो है किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं। आज का टॉपिक है बेटा संधारित्रों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसके बारे में जानना है। पीछे मैं पढ़ा करके आया हूँ संधारित्र क्या होता है, ये चीज़ आपने पढ़ा। अब आज जो है संधारित्रों का हम क्यों प्रयोग करेंगे, क्या ज़रूरत थी उसकी, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चा यहाँ से चित्र आपके सामने है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं। तो आप पीछे पढ़ करके आए हो कि अगर किसी संधारित्र की धारिता अधिक है तो उसे आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है बच्चा, बहुत ही अधिक होती है। आवेश ग्रहण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन कभी कभी जब किसी टेक्निकल पॉइंट के अंदर हम किसी काम को करते हैं, किसी परिपथ में देखते हैं, चाहे रेडियो सेट हो, चाहे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सेट हो, तो उस परिपथ के भीतर कभी कभी हमको ऐसे संधारित्र की ज़रूरत पड़ती है कि वह बढ़ जाए अथवा घट जाए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक संधारित्र है, एक संधारित्र है जो धन Q और ऋण Q आवेश से मिलकर के बना है। इसकी धारिता बच्चा C1 है और यह 10 फैरेड है। ये पहला हो गया। दूसरा हम लेते हैं बच्चा कि अगर इतना ही जो है संधारित्र दूसरा भी है हमारे पास, धन Q और ऋण Q मिलकर के जो बनता है बच्चा, वो संधारित्र होता है, जो अल्प दूरी पर स्थित होता है, समांतर प्लेट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो विचार कीजिए, इसकी भी धारिता बच्चा मान लो सपोज करो कि ये 10 फैरेड है, ठीक है। तो पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, इसके लिए हमको पहले से 10 फैरेड और दूसरे का भी जो है मान क्या है, धारिता इसकी 10 फैरेड का है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि कोई 5 फैरेड, यहाँ पर जो बच्चा हम चाहते हैं कि C बराबर 5 फैरेड का कोई जो है संधारित्र होता, तो हमारा जो है परिपथ के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी वो जो है हमारा कंप्लीट हो जाता। तो अब जो है 5 फैरेड संधारित्र की ज़रूरत है। आपके पास 2 है, एक 10 फैरेड का है और एक 10 फैरेड का है, दोनों 10 फैरेड के हैं और हमको जो है 5 फैरेड की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप ये करेंगे, पहला उपाय ये है कि आप जो है ये जा कर के मार्केट से जो है किसी 5 फैरेड के संधारित्र को लेकर के आएँ, और नहीं तो हमारे पास एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो फिजिक्स हमको सिखाती है कि इन संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ दें कि यह जो मान हो 5 फैरेड का हो जाए। दूसरा, ये पहला कंडीशन हो गया कि हमें जो है 5 फैरेड की ज़रूरत थी और 10 फैरेड के हमारे पास जो है 2 संधारित्र थे, तो हमको 5 फैरेड की ज़रूरत थी। अगर दूसरा कंडीशन ये लेते हैं बच्चा कि अगर हमको जो है यहाँ 20 फैरेड की ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत है, 20 फैरेड की ज़रूरत है। दूसरे कंडीशन में हमको C बराबर कितना चाहिए, 20 फैरेड चाहिए। तो अब 20 फैरेड के लिए क्या करना चाहिए, तो 10 फैरेड के हमारे हैं संधारित्र और हमको जो है 20 फैरेड का संधारित्र चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमको जो है यह प्राप्त हो जाए। तो अच्छा, इसी जब हमको ज़रूरत पड़ती है 5 फैरेड की, यहाँ 20 फैरेड की, 25 फैरेड की, 30 फैरेड की, यहाँ पर 5, 7, 9 कम चाहते हैं ना, इसके लिए कम, एक के लिए 10 से अधिक चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, तो हमें संधारित्रों को जोड़ना चाहिए। और किस प्रकार से, कैसे हम जोड़ेंगे कि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही हमको प्राप्त हो जाए। तो आइए हम पहला जो है कम वाले पर विचार करते हैं। कम वाले को जोड़ने के लिए जो क्रम जो रखा जाता है बच्चा, क्योंकि संधारित्रों को हम 2 क्रम से जोड़ करके कभी संधारित्र की धारिता को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और कभी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमें जो है पहला कंडीशन में हम संधारित्र की धारिता को घटाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्रों के संयोजन के 2 क्रम हो सकते हैं, एक होगा आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस संधारित्र की धारिता क्या होती है, घटती है, और समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो उस संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ती है। उस कंडीशन को लेकर के अब हम चलेंगे और हम अब विचार करेंगे
तो आइए चलते हैं। श्रेणी क्रम संधारित्रों को जोड़ने का पहला क्रम है बच्चा, हम जो ले रहे हैं उसे हम कह रहे हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम। हाँ, इन सीरीज श्रेणी क्रम में हम जोड़ना चाहते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर 3 संधारित्र आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, 3 संधारित्र को किस प्रकार से कैसे जोड़ा गया है, तो पहला संधारित्र के ऊपर विचार कीजिए। पहले संधारित्र को बिंदु ए से जोड़ा गया है और इस पर अच्छा ये 2 कंडीशन से इसको हम जो है ना आवेश दे सकते हैं। एक तो बैटरी के द्वारा दे सकते हैं या पहले ही से इसको जो है धन आवेश दे दें। तो पहले संधारित्र के पहले प्लेट को पहला संधारित्र दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहले पर हम विचार करने जा रहे हैं। पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम जो है धन आवेश दे दें। तो इसको देने का जो तरीका होता है, या तो इसको लेकर के हम आए दोनों तरफ से और इसको बैटरी से जोड़ दें, इसे धन से दे देंगे तो धन हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला ऋण प्लेट हो जाएगा। इस तरह से जो है वितरित हो जाएगा आवेश। तो विचार कीजिए, तो हम यहाँ पर जो है धन आवेश इसको हमने दे दिया है। पहले प्लेट को, संधारित्र की पहले प्लेट को हमने जो है क्या दे दिया है, धन आवेश दे दिया है। लास्ट वाले को हमने क्या करा है कि इसको धरती से जोड़ दिया है। अब क्यों जोड़ा, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। अच्छा, जैसे ही हम इस संधारित्र को धन आवेश देंगे तो इसका जो पहला प्लेट होगा धन आवेशित हो जाएगा, लेकिन इसके पास जब हम दूसरा प्लेट लेकर के आएंगे तो वो ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि ऋण आवेशित अंदर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि विद्युत प्रेरण की घटना होती है। अंदर की तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ऋण उत्पन्न हो जाएगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, धन उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बच्चा यह धन को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस दूसरे प्लेट यानी पहले संधारित्र के पहले प्लेट को धन आवेश देते हैं और दूसरा जो प्लेट है आपका उसको उसके पास रखते हैं। तो ये क्या होता है, विद्युत प्रेरण के कारण इसके अंदर की तरफ, क्योंकि इसके अंदर क्या गुण होता है, धन वाला ऋण को अपने तरफ आकर्षित करेगा, तो इस प्लेट का जो ऋण होगा वो सब जो है अपने तरफ आकर्षित करेगा, धन को क्या करेगा, बाहर ढकेलेगा। तो इसका अगर ये न जोड़ते तो यह धन प्लेट जो है, धन जो आवेश होता है इसके बाहरी साइड में चला जाता, क्योंकि दूर होता। ठीक है, लेकिन हमने जो है इसको सुचालक तार से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, एक चालक धातु से जोड़ दिया है। तो फिर यही आवेश जो होगा धन वाला उतर करके दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाएगा। पहले प्लेट पर चला गया, जैसे ही पहले प्लेट पर जाएगा तो फिर ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, बाहर वाला क्या होगा, धन आवेशित होगा। लेकिन फिर एक प्लेट से हमने चालक धातु से क्या कर दिया, तीसरे संधारित्र को जोड़ दिया। तीसरे संधारित्र को जैसे ही जोड़ोगे तो इसका धन इसके ऊपर चला जाएगा और इसका धन जा करके फिर जो है दूसरे जो प्लेट है उसके अंदर तरफ ऋण उत्पन्न करेगा, बाहर धन उत्पन्न करेगा। हमने क्या सिखा करके आएगा था कि किसी संधारित्र की धारिता अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो मैंने पिछले टॉपिक में जो पढ़ करके आया था कि लास्ट वाला जो है इस धन को हम क्या करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। इस धन को हटाने के लिए, क्योंकि इधर क्या है, धन है, ये धन है बच्चा। एक बार दिमाग से ध्यान से देखिए, विचार कीजिए, दिमाग लगाइए। तो ये धन है, लेकिन जैसे ही हम ऋण से जोड़ देते हैं तो अब ऋण से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इसको आ करके धन को क्या करते हैं, निरावेशित कर देती है। माने धन जो है यहाँ से समाप्त हो जाता है और पूरा संधारित्र की धारिता के लिए अब जो है मान अधिक हो जाता है। तो अब ये ऋण प्लेट्स, ये धन वाले को जो है हमने जब पृथ्वी के साथ जोड़ दिया लास्ट वाले प्लेट को, तो इसका सारा जो है यहाँ से ऋण आवेश निकल करके धन को क्या कर दिया, निरावेशित कर दिया। अब हमारा संधारित्र बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। जो संधारित्रों के जोड़ने के संयोजन में इस क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। तो इस श्रेणी क्रम के संयोजन में किस प्रकार से क्या कहना होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम धन आवेश देते हैं, तो दूसरे प्लेट पर ऋण आवेशित उत्पन्न हो जाता है और उसके बाहर वाले सीधे अंदर की तरफ ऋण और बाहर की तरफ क्या होता है, धन। फिर अब संधारित्र, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी चालक से जोड़ते हैं। यानी क्या, चालक से जोड़ने का मतलब क्या है कि दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं और इस प्रकार से अब जो है इस दूसरे संधारित्र के, ठीक है ना,
दूसरे संधारित्र से यहाँ से आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। अगर ये क्रम हम जोड़ते चले जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कैसे जोड़ा गया है, और पूरा प्रक्रिया आप फिगर के साथ देख रहे हो। यहाँ पर ध्यान लगा करके अब जो है दूसरी बात को समझिए। अच्छा, यहाँ पर हमने ये कहा है कि यदि रास्ते बदलते हैं तो आवेश बदलता है और बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। इसी के ऊपर हम सवाल को हल करते हैं। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब जरा से विचार कीजिए कि बच्चा एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप को जो है एक दूसरे पाइप से हम जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। पीछे हम विभवांतर के लिए ऊपर बड़ी टंकी, नीचे छोटी टंकी, फिर हमने पानी का फ्लो बताया था। पानी का फ्लो ही जो है विभव या विभवांतर के रूप में हमने बताया था। तो ये आपका ध्यान रहना चाहिए, उसको जो सा देखते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम Q आवेश है, इस Q आवेश को एक प्रकार से हम प्रेडिकल करना चाहते हैं, दिमाग में लेना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पहले वाला, ये देखिए 3 है, यहाँ पर 3 पाइप है। सक्रिय पाइप है, थोड़ा उससे जो है बड़ा पाइप है, उससे बड़ा पाइप है। तो यहाँ पर हम 100 लीटर पानी इस पाइप में डाल देते हैं। 100 लीटर पानी जो है डालेंगे। पानी जब डालेंगे तो पानी का जो बहाव होगा, क्योंकि ये आवेश Q बराबर मान लीजिए 100 लीटर मगर पानी के रूप में है, आवेश प्रवाह हम करा रहे थे। उस तरीके से हम पानी का प्रवाह करा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 100 लीटर अगर पानी आप डाल दोगे तो यहाँ पर वेग इसका कुछ और होगा, तो माना कि इसका वेग कुछ और होगा, यहाँ पर V1 हो गया। लेकिन यही पानी 100 लीटर ही दूसरे पाइप से भी होके तो जाएगा ना, बोलो, तो दूसरे में जाएगा तो बोलो वेग इसका मान धीमा हो जाएगा। बर्नौली के प्रमेय से पढ़ करके आए हैं ना। तो यहाँ पर जो है इसका वेग क्या हो जाएगा, धीमा, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा, 100 लीटर ही रहेगा। और तीसरा में अगर लेकर के जाएंगे तो यही 100 लीटर पानी अगर फिर बहाव ले रहा है अपना, ठीक है बच्चा, तो अब क्या होगा, यह और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमारा 100 लीटर पानी ही क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ये हमको पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरी बात समझिए बच्चा, यहाँ पर जो हमारा संधारित्र है, इन सभी संधारित्रों के ऊपर जो आवेश है वो आवेश का मान क्या है, समान है। यह हमको याद रखना चाहिए। यानी श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है संधारित्रों को तो आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। तो आवेश Q जो होगा बच्चा वो क्या होगा, नियत होगा। याद रखिएगा, आवेश क्या होगा, नियत होगा, लेकिन विभवांतर नियत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तब विभवांतर इक्वल टू नॉट नियत, ठीक है। तो विभवांतर आपका नियत नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग, हाँ, क्योंकि मैंने क्या देखो नीचे लिखा है ना बच्चा, बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर क्या होता है, बदलता है। तो पहला ये इसका बिंदु जोड़ने का है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, इसलिए दोनों संधारित्रों के बीच का पहला संधारित्र में लेंगे V1 है, दूसरा V2 है, तीसरा V3 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जान लिया है कि श्रेणी क्रम समांतर, श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या रहता है बच्चा, नियत रहता है। ये याद रखना होता है, ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि आवेश क्या होता है, नियत रहता है, लेकिन इसका विभवांतर नियत नहीं रहता है। अब जरा विचार कीजिए, यहाँ से ये तो दिमाग में आ गया होगा कि क्या नियत है। जैसे यहाँ जल जो है नियत था, लेकिन हर पाइप की नली में उसका वेग क्या था बच्चा, अलग अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यदि रास्ते बदलते हैं तो आवेश बदलता है। कोई रास्ता नहीं बदल रहा था, सब जो है एक ही रास्ते से होकर के क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। जल का जो फ्लो था बच्चा एक ही रास्ता था, उसी तरीके से आवेश के लिए। अच्छा, अब जरा विचार कीजिए यहाँ पर बच्चा, हम लोग धारिता के लिए पढ़ करके आए हैं। धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर, ध्यान दीजिए, Q आवेश लिख देते हैं बच्चा, पहले आवेश बटा क्या होता है, विभव या विभवांतर, विभवांतर, ठीक है ना। धारिता को क्या कहते हो, C, और आवेश को अगर यहाँ माने हो Q, और विभवांतर को क्या कहो, V। तो किसी संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चा, वह सूत्र के रूप में हम जानते हैं कि क्या होता है, C बराबर Q बटा में V,
अगर ऐसा हम कह लेते हैं तो। दूसरी बात, या हम करके देखें तो V बराबर क्या होगा, Q बटा में C। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं, इसी को देखते हुए हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अच्छा, हम पहले संधारित्र के पहली स्थिति या पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, ठीक है, पहले संधारित्र के लिए। तो अच्छा, इसका V की जगह पर इसका विभवांतर क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V1 है। आवेश आपका Q ही है, तो यहाँ पर हम Q रख लेते हैं। और इसकी जो धारिता है बच्चा, ये क्या है, C1 है। यानी पहले प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या है, C1 है। ठीक है, पहले प्लेट के लिए हो गया। ठीक है, माना इसका समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। उसी तरीके से बच्चा दूसरे संधारित्र के लिए शॉर्टकट में लिखते हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा, आप ध्यान दे करके देखते रहिएगा। दूसरे संधारित्र के लिए इसको बना लेते हैं अच्छी तरह यहाँ से। तो उसी तरह से V2 बराबर क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा Q बटा में C2, और ये समीकरण नंबर क्या होगा, 3। तीसरे के लिए देखिए, तो तीसरे के लिए तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, V3 बराबर Q बटा में C3। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी सबके बीच का विभवांतर हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। लेकिन बच्चा हम चाहते हैं कि यह जो तीनों मिल करके जो आ रहा है वह पूरा विभवांतर क्या होगा। तो अगर A से B, क्योंकि दो बिंदुओं के साथ इस प्रकार से जोड़ा गया है, मैंने बताया था बिंदु A है और बिंदु B है, तो बिंदु A और B के बीच कुल अगर विभवांतर भी है तो कैसा होगा, यदि बिंदु A तथा B के बीच कुल विभवांतर भी है तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर का मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लेते हैं बच्चा, तो हम तब कह सकते हैं V1 समीकरण 1 2 3 से कुल विभवांतर हो गया ना। तो हम दिखा देते हैं किससे, समीकरण 1, 2 तथा किससे बच्चा, 3 से। ठीक है ना, 3 से हमने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, विचार कीजिए। V बराबर इस V1 का मान, तो यहाँ से देखो क्या बेटा, Q बटा में C1। ठीक है, और प्लस V2 के लिए मान भरो उसी तरीके से, तो क्या होगा, Q बटा में C2 और प्लस Q बटा में क्या होगा, C3 होगा। तो ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर क्या होता है, 4 है। तो समीकरण नंबर 4 हमने प्राप्त कर लिया। यानी तीनों के बीच कुल विभवांतर का मान क्या है, V है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम बैटरी से जोड़ते तो दोनों सिरों के बीच का जो कुल विभवांतर होता वो V होता, और जा करके अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ने से बढ़ जाता, तो बढ़ करके इसी तरीके से। तो चाहे आप पहले धनावेशी दे दीजिए, दो अंतिम वाले प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दीजिए, या फिर बैटरी के साथ इसकी प्रक्रिया कर लीजिए, जिससे मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ। तो उसमें से कोई आप फार्मूला अपना सकते हैं, और ये समीकरण नंबर आपको 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे की तरफ विचार करने वाले हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा संधारित्र की धारिता। इससे हर साल जो है ना आपको पेपर में आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। इसे समांतर श्रेणी से समांतर सीरीज क्या होता है, फिर से आपका जो श्रेणी क्रम सीरीज क्या होता है, इससे सवाल कैसे लगाएंगे, तो ये आपको ध्यान देना। तो ये समीकरण नंबर आपका 4 प्राप्त हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इस तीनों संधारित्रों के स्थान पर कोई एक ऐसा हम संधारित्र रखें। मैंने क्या बोला, तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र रखें जिसको Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाए और उस संधारित्र की धारिता C हो जाए, तो क्या होगा। मतलब क्या है, जरा विचार कीजिए, थोड़ा सा दूसरी भाषा में इसको समझिए, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी किसी चीज़ को जान लेंगे। तो बच्चा मान लो कि 5 मजदूर मिल करके किसी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं,
ध्यान दीजिए, 5 मजदूर मिल करके किसी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, और एक मजदूर हमने ऐसा लिया वो पाँचों के स्थान पर कि पाँचों का काम जो है 5 दिन में जो कर रहे थे वो अकेला मजदूर एक ही दिन में कर दिया। तो अब जरा विचार करके देखिए कि पाँचों का काम जो है, पाँचों मजदूर का काम जो है वो जो है एक ही आदमी कर दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये सब पाँचों मजदूर के तुल्य एक मजदूर है जो 5 दिन का काम 1 दिन में कर दिया, और नहीं तो हमने 5 मजदूर लगाया था 5 दिन में काम पूरा हुआ। तो काम के हिसाब से देखें और उसी तरह से देखें तो तुल्य उसका मान हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चा, माना कि, या हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टकट में, हाँ, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें जिसे Q आवेश देने पर संधारित्रों के बीच V वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाए। जिसकी धारिता C है। तो विचार कीजिए, तो अभी सूत्र पढ़े ना बच्चा, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो V बराबर क्या होगा, Q आवेश दियो, संधारित्र की धारिता क्या होगी, C हो गई, और ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 5 हो गया। क्या लिखे बेटा, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें जिसे Q आवेश देने पर संधारित्रों के बीच V वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो जाए और जिसकी धारिता क्या हो जाए, C है। तो Q आपने आवेश दिया, उसके बीच विभवांतर जो है V स्थापित हो गया, और तब उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, C हो गई। तो V बराबर हम अभी सूत्र लेकर के आए थे, Q बटा क्या होता है, C होता है। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब जरा विचार कीजिए, ये है आपका समीकरण नंबर 4 और ये है आपका समीकरण नंबर 5। विचार कीजिए हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इस V के स्थान पर अब हम Q बटा क्या रखना चाहते हैं, C रखना चाहते हैं। तो क्या लिखना है, समीकरण किससे बेटा, 4 तथा 5 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं, आपका ध्यान दीजिए, मन भटकाइएगा नहीं, ध्यान लगाए रखिएगा से। तो अब जरा बताइए, इसके स्थान पर मैं क्या लिखूं, Q बटा C लिखूं। तो ये हो गया आपका Q बटा में C इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया Q बटा में C1 प्लस Q बटा में C2 प्लस Q बटा में क्या हो गया बेटा, C3 हो गया, ठीक है। अगर Q को हम कॉमन लेकर के इसे हल करें, या Q देखिए ऊपर है ना, सब में से तो कट जाएगा, ठीक है। तो Q को अगर हम कटा दें इस तरीके से, तो आगे ऊपर देखिए यहाँ पर अब या करके मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये हो गया बेटा 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ठीक है ना। ये हमको जो है एक सूत्र मिला, इस सूत्र का अगर हम नंबर दे दें कितना, तो ये हो गया 5। इस सूत्र का नंबर हमने दे दिया बच्चा 6, ये सूत्र का नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 हमको प्राप्त हो गया। जानते हैं आपने क्या प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ जो 3 हमारा संधारित्र था, जिसकी अलग अलग संधारित्र की धारिताएं थी, इसका विभवांतर अलग अलग था, आवेश सबका समान था, उसके लिए यानी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए
का जो योग है तो किस प्रकार से कैसे है, तो देखिए ये तुल्य है, इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्य बोलते हैं। किसके तुल्य बोलते हैं, तो तीनों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र है जो इसके मान के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से इसका परिभाषा बनता है बच्चा, कैसे इसको लिखोगे तो ध्यान दीजिए। हाँ, अब इसके लिए परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों के व्युत्क्रमों का योग, अलग अलग व्युत्क्रमों का योग उसके कुल तुल्य संधारित्र के 1/c के क्या होता है, बराबर होता है। तो कुल संधारित्रों का योग जो है इन सभी संधारित्रों के व्युत्क्रमों का क्या है, योग है। यानी श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों का जो तुल्य संधारित्र होता है वो अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको मिल गया। अब हम जिस चीज़ के लिए लेकर के चले थे कि हमने आपसे बताया था कि हमको जो है एक फैरेड जो पहला कंडीशन था C बराबर हमको जो है 10 फैरेड की ज़रूरत हमारे पास था, दूसरा भी C बराबर क्या था, C1 C2 कर लेते हैं, ये भी 10 फैरेड का था, ठीक है। और हम क्या चाहते थे कि हमारा C बराबर 5 फैरेड का हो जाए, तो उस पर पहले हम चर्चा कर लेंगे। तो अब हमारे पास दो अगर इस प्रकार से है संधारित्र तो क्या होगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप 1/c बराबर जो हमने यहाँ पर उठाया है उसकी बात हो रही है, तो 1/10 प्लस 1 का होगा 10 हो जाएगा। अब बताइए 1/c बराबर क्या होगा, 2/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/c भी हम पलटना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब बताओ 5 भी ऊपर भी तो जाएगा ना, तो C बराबर क्या हो गया, 5 फैरेड हो गया। तो समझ में आ गया। हम जो है 10 जो फैरेड के दो संधारित्र लिए थे, हम चाहते थे कि वो घट करके 5 फैरेड हमको मिल जाए, तो हम मार्केट से क्यों जाएंगे, हम जो है उसी संधारित्र को जो है इस क्रम में जोड़ देंगे कि हमको 5 फैरेड क्या हो जाए, मिल जाए। अब जरा सा इस पर अलग, क्योंकि ये समझना आपको बहुत ज़रूरी था, ये आपने समझ लिया, दिमाग में आपके आ गया। अब अच्छा मान लो कि यदि हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, यदि C1 बराबर 1 फैरेड है, C2 बराबर आपका 2 फैरेड है और C3 बराबर आपका 3 फैरेड है, तो हम चाहते हैं कि इसका तुल्य जो है संधारित्र की, हाँ, फैरेड मान क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो सूत्र हम प्रयोग करेंगे ना। तो 1/c बराबर क्या लिखे बेटा, 1/1 धन 1/2 धन 1/3, कैसे आ रहा है, C1 C2 C3 देख रहे हैं ना आप, 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो गया क्या। तो 1/c बराबर, अब हम एलसीएम इसका निकालेंगे, तो एलसीएम यहीं पर निकाल देते हैं। चलिए, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 6, तो कितना होगा 6, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 2, तो 1/c बराबर, अब हम जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11/6। अच्छा, कभी कभी बच्चे लोग जो है यही गलती कर जाते हैं, यहीं पर 1/c बराबर 11/6 फैरेड लिख करके और सोचते हैं कि मैंने आंसर सही कर लिया। तो इसका मिस्टेक आप कभी मत कीजिएगा। बहुत बच्चों का मैं काफ़ी जब चेक करता हूँ, सवाल जब मैं देता हूँ पढ़ाने के दौरान, तो ये गलतियाँ मैं पाता हूँ, तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि 1/c का हमको मान नहीं निकालना है, हमें तो c का मान निकालना है। तो c बराबर क्या करेंगे बच्चा, अगर c बराबर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। अब जरा विचार कीजिए, 6/11 हो गया। अगर 6/11 को फिर हम दशमलव पहले लगा लें, ठीक है, और दशमलव लगा लेंगे तो 60 हो जाएगा, 11 5 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर 11 50 करके 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा इतना फैरेड हो जाएगा, इतना क्या होगा बच्चा, फैरेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा सा इस पर हम लोग को विचार करना, क्योंकि C बराबर आपने क्या पाया, 0.5। अब हम 2 अंक को हटा करके सिर्फ 5 पर विचार कर लेते हैं। तो अच्छा, अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो हम लेकर के चले थे, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा जिसमें 1, तो देखो ना इसमें सबसे कम कौन है, C1 है, और जो हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके आज जैसे ही मैंने लाया तो 1 से भी कम है। इसका क्या मतलब है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए जो सबसे
कम संधारित्र की धारिता होती है, तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं उसको, तो उसका जो तुल्य संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चा, वो 1 से भी क्या होती है, कम होती है, माने सबसे कम से भी कम होती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समांतर, बिल्कुल आसान, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा अधिक, जब भी आप जो है मॉडल पेपर उठा करके देखिएगा तो आपको ऐसा करके दिया रहेगा, बहुत सारा सवाल श्रेणी क्रम संयोजन से समांतर है, बहुत आसान, इसलिए आप इसको मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा।